नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की जो वारदात है वो इसी साल की नहीं है, पिछले साल की है, 2020 की। और जुलाई 2020 की वारदात है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें ह्यूमन जो इमोशंस हैं वो जुड़ी हुई है इस वारदात से। और आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि विचलित करने वाली ये वारदात है। और इसमें यही है कि किस तरीके से एक शख्स ने, एक बेटे ने अपनी माँ का खून कर दिया, और वो भी लाइव। लाइव इन द सेंस कि जब वो अपनी माँ का गला काट रहा था तो वो सारा का सारा उसका वीडियो बना रहा था। और पता नहीं उसको बनाने में उसको क्या खुशी मिल रही थी। एक तरफ जब वो अपनी माँ के गले पे छुरी चला रहा था तो उसकी माँ बुरी तरीके से तड़प रही थी और उसे उससे गुहार कर रही थी कि वो उसको छोड़ दे। लेकिन ये जो लड़का था, लड़का भी क्या, आदमी जो है, ये अपना जो माँ है उसको मारता जा रहा था और पूरी ये जो कत्ल था इसका वीडियो भी बना रहा था। पूरी जो वारदात है ये है 27 जुलाई 2020 की। ये रीवा डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश की। रीवा डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, बिल्कुल यूपी का जो बॉर्डर है, ये रीवा सतना जो है ये यूपी के बॉर्डर पे भी पड़ते हैं, यूपी से भी लगती है। तो रीवा का ही एक गांव है, खटीका विलेज है ये, रीवा का ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पे एक परिवार रहा करता था जिसमें परिवार के जो मुखिया थे वो कृपा शंकर पांडे थे। और इसके अलावा उनकी जो पत्नी थी सावित्री, कृपाशंकर पांडे की उम्र जो थी वो करीबन 46 साल थी, और सावित्री पांडे जो है 44 साल उम्र थी। इनका एक बेटा था जिसका नाम धीरेन्द्र पांडे था। और 27 जुलाई 2020 को इतवार का दिन था। और इतवार के दिन ये जो महिला थी सावित्री पांडे, ये अचानक अपने घर से गायब हो गई। और जब इसको ढूंढा गया तो पास में ही जंगली इलाके में इसकी लाश मिली। और लाश जब मिली तो गला जो था वो रेता हुआ था। इत्तला पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पे आई, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी। और गांव वालों के बयान लिए, परिवार के बयान लिए, और परिवार से पूछा कि आप बताइए कि कुछ आपको शक है, आपका घर में क्या संबंध रहते हैं, और बाहर किसी से कोई दुश्मनी, घर में अगर आप बाकी सारे लोगों की आपस में कैसा तालमेल है, कोई लड़ाई झगड़ा, इस तरीके की सारी चीज़ें तो नहीं होती। तो जो कृपा शंकर पांडे था उसका ये कहना था कि पिछले साल यानी 2019 में उसके बड़े जो बेटा था उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद ये जो पत्नी थी सावित्री, उसकी हालत जो ख़राब हो गई, और वो लगातार अपने बड़े बेटे को याद करके रोती रहती थी। और कई बार उसको पागलपन के दौरे भी पड़ते थे। और इस बात को लेके घर में थोड़ा तनाव था। ये सारी बातें पुलिस को बताई गई। पुलिस ने भी जो प्रारंभिक बयान थे वो नोट किए, और उसके बाद पुलिस चली गई और जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम पे लिए भिजवा दिया। और इसके अलावा पुलिस ने आसपास के गांव वालों से भी पूछा कि इनकी किसी से रंजिश तो नहीं है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह और ये सारी तो चीज़ें होती नहीं है गाँव में कि सीसीटीवी कैमरा देख लें। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त घर के अंदर दो लोग ही मौजूद थे, यानी कृपाशंकर पांडे जो थे वो बाहर गए हुए थे किसी काम से। धीरेन्द्र पांडे जो बेटा है, उसकी पत्नी और जो बच्चे थे वो भी घर पे नहीं थे। केवल धीरेन्द्र पांडे और जो माँ सावित्री थी वही घर में मौजूद थी। ऐसे में धीरेन्द्र पांडे से भी बातचीत करनी थी, पुलिस को पूछताछ करनी थी। तो क्योंकि ताज़ा ताज़ा मामला था तो पुलिस ने सोचा कि चलो एक दिन बाद फिर पूछताछ करेंगे। तो अगले दिन यानी 27 को ये मर्डर हुआ था, 28 जुलाई को पुलिस ने धीरेन्द्र पांडे और जो कृपा शंकर पांडे उसके पिता हैं, दोनों को थाने बुलाया और पूछा कि भाई अब बताओ कि तुम्हें किसी पे शक। और दोनों से अलग अलग जगह पे, यानी एक साथ भी बातचीत की गई और फिर अलग अलग कमरों में बिठाल के भी बातचीत की गई। और जब ये सब बातचीत चल रही थी तो कृपाशंकर पांडे ने कहा कि जो उनकी पत्नी थी सावित्री पांडे, उनको लगातार अपने बड़े बेटे की याद करके वो रोती रहती थी, और जो पागलपन के उसको दौरे पड़ते थे। और इसी वजह से जो धीरेन्द्र पांडे जो था
वो बड़ा नाराज़ रहता था अपनी माँ से। वो बोलता था कि हमेशा तुम रोती रहती हो घर में, बिल्कुल वो फैला रखा तुमने, मनहूसियत फैला रखी है। जिसका जो होना था वो हो गया, जिस बड़े भाई की मौत हो गई, लेकिन उसको तुम पकड़ के क्यों बैठी रहती हो। और उसको बहुत गुस्सा आता था। एक तो वो खुद बेरोज़गार था, तो इस वजह से वो उसका दिमाग का थोड़ा जो स्क्रू है वो हिला हुआ था, और वो छोटी छोटी बातों पे माँ बाप पत्नी से लड़ता रहता था। तो ये बात पुलिस को बताई कृपाशंकर पांडे ने, और उसने ये भी बताया कि धीरेन्द्र पांडे बोलता था कि मैं तुम्हें किसी दिन, अपनी माँ को बोलता था कि तुम अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी, पागलपना बंद नहीं करोगी, तो मैं किसी दिन तुमको मार दूंगा। और ये भी जाहिर सी बात है कि जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन घर के अंदर केवल दो ही लोग मौजूद थे, जिसमें कृपाशंकर पांडे का बेटा धीरेन्द्र और जो उनकी पत्नी थी सावित्री, यानी धीरेन्द्र की माँ। तब पुलिस ने कृपाशंकर पांडे से तो जो बयान थे वो ले लिए, और धीरेन्द्र जो था उससे भी पूछताछ करी। उसको अलग कमरे में ले गए और उसको बताया कि इस तरीके से तुम्हारे वहाँ पिता जो हैं वो बयान दे रहे हैं कि ये जो मर्डर है उसमें तुम्हारा हाथ हो सकता है, क्योंकि उस वक्त घर में तुम ही मौजूद थे और तुमने अपनी माँ को कई बार बोला था कि मैं, अगर तुमने ये रोना पीटना बंद नहीं किया और बड़े भाई की याद करना बंद नहीं किया तब तक, तो मैं तुम्हें किसी दिन मार दूंगा। तो जब इंटरोगेशन हुई और थोड़ा बहुत सख्ती की गई, तो धीरेन्द्र पांडे जो था उसने कबूला कि हाँ उसने अपनी माँ को मारा है। और उसके बाद उसने एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद करवाया पुलिस को। पुलिस ने जब वो मोबाइल फ़ोन देखा तो उसमें पूरा जो कत्ल का पूरा वीडियो था वो धीरेन्द्र पांडे जो था वो बना रहा था। नीचे माँ पड़ी थी और ये धीरेन्द्र पांडे अपनी माँ की छाती पर सवार होकर उसका जो गला था वो काट रहा था, और साथ में जो वीडियो था वो भी बना रहा था। पुलिस ने धीरेन्द्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछा कि भाई अब ये तो बता दो कि मारा क्यों तुमने। तो उसने बताया, एक तो मैं बेरोज़गार था, घर में मेरा दिमाग ही अपसेट रहता था, दूसरी बात ये मेरी जो माँ थी वो जब से मेरे भाई की मौत हुई है 2019 से, तब से वो लगातार घर में रोती रहती थी, मनहूसियत फैलाती रहती थी। और मुझे लगता था कि मेरी माँ जो है वो मुझसे ज़्यादा मेरे भाई से प्यार करती है, और इस बात को लेकर मेरे मन के अंदर काफ़ी गुस्सा था। और काफ़ी एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर जो था वो काफ़ी सारी चीज़ों से बना हुआ था। एक तो बेरोज़गारी थी, फिर घर में हमेशा रोने पीटने का माहौल रहता था, पैसों की तंगी थी। ये सारी चीज़ें थी जो धीरेन्द्र पांडे के सर पर सवार हो गई, और उसके बाद उसने अपनी माँ जो थी उसका मर्डर कर दिया, और उस पूरा मर्डर का एक वीडियो भी बनाया। फ़िलहाल धीरेन्द्र पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अभी जेल में उसका वक्त कट रहा है। और जिस तरीके का सबूत, एक तरीके से लाइव कत्ल का जो वीडियो पुलिस को मिला है, तो इसमें सज़ा होनी तो तय है, क्योंकि भले ही चश्मदीद तो कोई नहीं है इस मामले में, लेकिन बतौर टेक्निकल एविडेंस बहुत बड़ा एक एविडेंस है कि एक पूरा वीडियो मिल गया है पुलिस को, और पुलिस इसी वीडियो का हवाला दे के कोर्ट के पास के सामने बतौर ये सबूत रखेगी। और ये एक पुख्ता एविडेंस है जिसमें धीरेन्द्र पांडे को सज़ा होना लगभग तय है। और बाकी मैंने एक SC ST वाली स्टोरी सुनाई थी, उसमें कई सारे लोगों के कमेंट्स आए, तो मैं उन लोगों के कमेंट्स भी एक बार पढ़ देता हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है आप लोग लिखते हैं, हालांकि मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, कभी कभार नज़र पड़ जाती है तो मुझे लगता है कि बोल देना चाहिए। तो ये जो स्टोरी थी, कानून का पेज फंसाकर नई चाल, जिसमें एक मुआवजा लेने के लिए SC ST वाला, उसमें वो एक महिला जो थी वो अपने बेटे को मार देती है। तो इसमें लोगों के कमेंट्स आए हैं, इसमें जस्ट बी ह्यूमन एक हमारे व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं कि फिर तो सुभाष की हत्या की भी पुनः विवेचना होनी चाहिए, हो सकता है राह का रोड़ा समझकर सुभाष को निपटा दिया गया हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो तो सबके आमने सामने की बात थी कि एक जो शख्स था गांव का मुकेश शर्मा, उसने सुभाष को थप्पड़ मारा था, और वो तुरंत नहीं मर गया था, 3-4 दिन बाद मरा था। हो सकता है इसमें पुलिस ने भले ही 302 का मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन जब ये अदालत में पहुंचेगा तो ये गैर इरादतन हत्या में तब्दील हो जाएगा। और इसमें गैर इरादतन हत्या में एक बार तब्दील हो जाता है मामला, तो इसमें आसानी से बेल भी वो जो शख्स है उसको मिल जाएगी। ये कृष्णा B सिंह है, ये मंजूनाथ की स्टोरी के लिए बोलते हैं बार बार।
और पृथ्वी राज हैं, ये कहते हैं वाइफ पे कभी भरोसा ना करो। नहीं, ऐसा नहीं है, वाइफ पे भरोसा करना चाहिए, पूरा भरोसा करना चाहिए। और ये अर्शप्रीत संधू हैं, वो लिखते हैं पुलिस इतनी नीलामी बिना इंक्वायरी किए केस को बंद कर दिया, पुलिस सस्पेंड हो। कह रहा है कि इस पे पुलिस सस्पेंड। हाँ, अर्शप्रीत जी सही कह रहे हैं, आपकी पुलिस को और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। और जब अगर गांव वाले प्रेशर नहीं बनाते पुलिस के ऊपर तो ये मामला बिल्कुल दबके ही रह जाता। संतोष यादव कह रहे हैं यही एम्पावरमेंट चाहिए था SC ST को। तो अब ये तंज कस रहे हैं या फिर ये वाकई में सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरे थोड़ा साफ नहीं है कि संतोष यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं। और ये पीयूष भंडारी जी बोल रहे हैं कि मैं मैं कैमरामैन का टाइम ख़राब करता हूँ, और पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये वृतिका कुतुश हैं, ये हेलो सर बोल रही हैं। ये वर्किंग आउट हैं, ये बोल रहे हैं कि जो कहानी है वो 2 मिनट की है, वो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो ठीक है भाई, अगर आपको नहीं सुननी तो मत सुनो। पकड़ के थोड़ी रखा तुम्हें। एक हमारी बहुत पुरानी व्यूअर हैं, माई लाइफ माई वे, इनका खुद का भी एक चैनल है और इनका नाम श्री जो है, ये चेन्नई से हैं। ये बोल रही हैं नीट प्रेजेंटेशन, बहुत शुक्रिया श्री जी। और एक हारून खान है, वो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे लाइन में आ रहे हैं और आपकी नर्वसनेस ख़त्म हो रही है। बहुत शुक्रिया हारून जी। उसके बाद ये मंजीत जी हैं, ये बोल रहे हैं हेलो सर वेलकम टू बैक, बहुत शुक्रिया आपका। शारिक शारिक हैं, ये कह रहे हैं क्या सुना रहे हो कहानी, 12 मिनट के बंद कर दो। अच्छा, 12 मिनट की। शारिक जी, इसको हम लोग ज़रूर, अभी जैसे कोरोना का सारा कुछ हटता है उसके बाद फिर ज़रूर हम लोग, जैसे हम लोग 1:30 बजे का लाइव करते थे जिसमें आपके भी बहुत सारे सवाल और जवाब हुआ करते थे, उस तरफ हम लोग जाएंगे एक बार, वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएं। हालांकि मुझे लगता है कि हम सब इन सब चीज़ों में होने में 4-5 महीने का वक्त लगेगा। तो कोशिश करेंगे कि इस दौरान आपको जो कहानी है थोड़ी लंबी सुनाई जाए। और ये राजू सूद हैं, ये कोई काइंडली टेल अस अबाउट फ्री मैसन्स सोसाइटी, ये इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है राजू सूद जी, मैं पता करूँगा और बताऊँगा आपको। और ये कहते हैं, एक है पता नहीं क्या बड़ा अजीब सा नाम है, ये कहते हैं मुआवजा देना बंद करो वरना लालच के चक्कर में कई निर्दोष मारे जाएंगे। सही कह रहे हो आप, मुआवजा नहीं देना चाहिए। और ये एक हैं ठाकुर जीत सिंह, ये बोल रहे हैं कि ये वाक़या मेरे गांव के पास का है, वास्तव में ये घटना सत्य है और SC ST के झूठे होते हैं काले कानून। तो मैंने वो तो शुरुआत में ही आपको बोला था कि बहुत सारे जो कानून बनते हैं लोगों की भलमनसाहत के लिए, लोग उसका भयंकर वाला दुरुपयोग करते हैं, जैसे दहेज का हुआ, रेप का हुआ और SC ST एक्ट का हुआ। शैलेंद्र कुमार बोल रहे हैं हाथरस केस में भी यही हुआ है। अब हम तो कंक्लूज़न पे जंप नहीं कर सकते शैलेंद्र जी, लेकिन अब तो इन्वेस्टिगेट कर रही है CBI और मेरे ख्याल से अब चार्जशीट भी फाइल होगी कुछ दिनों में। तो उसके बाद मालूम चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म, एक हैं जयश्री दवे हैं, ये बोलती हैं कि कुछ लड़कियां पतियों को क्यों फंसाती हैं और क्या किया जाए उनसे छुटकारा पाने के लिए। अब जयश्री जी, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि पतियों को क्यों फंसाती हैं लड़कियां। ये साहिम खान हैं, गुड रिपोर्ट बोल रहे हैं। एक सतीश इंगाले हैं, सुपर सर इलेक्शन, ये तारीफ़ करें सतीश जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक शकीफ़ुल हसन है, वो कह रहे हैं कि आप मथुरा के रहने वाले हैं। हाँ जी, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। और शकीफ़ुल जी आपने लिखा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और एक काजल शेख हैं, ये गुड नाइट सर, गुड जॉब बोल रही हैं, थैंक यू काजल जी। और भी है, अब मैं पढ़ता जाऊँगा तो थोड़ा मामला लंबा हो जाएगा और फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इसमें नहीं है और जो सुन रहे हैं उनको बोरियत लगेगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आगे से शामिल करूँ और आप तक
ये जो सारी चीज़ें हैं वो पहुँचे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।